हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एसके सर। और बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द कंप्लीट थियरी ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन। बच्चों, यहाँ पर कुछ भी नहीं छूटने वाला। इतने डिटेल्ड वे में मैं ये चैप्टर पढ़ाऊँगा, इतना कुछ आपके बुक में भी नहीं दे रखा, अरिहंत वगैरह में भी नहीं दे रखा है। हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करके, और देखो आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने छोटा सा बस एक कह सकते हो अरेंजमेंट तैयार करा हुआ है, सो दैट सारी चीज़ें मैं विथ एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करूँ। बच्चों, हम लोग यहाँ बेसिक से स्टार्ट करके अप टू जहाँ सर्कल से हम दो ऑब्जेक्ट्स भी सेलेक्ट करेंगे जहाँ वो दोनों तीनों कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए, तो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हो जानी हैं। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं, सर्कुलर परम्यूटेशन की बात करते हैं। देखो, सर्कुलर परम्यूटेशन समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे ही आप बुक पढ़ते हो आपको स्टार्टिंग में एक लाइन देखने को मिलती है n-1 फैक्टोरियल, और वहीं से दिमाग घूमने लगता है कि सर ये n-1 फैक्टोरियल आया कहाँ से। क्योंकि अब तक बच्चा बहुत हद तक लीनियर परम्यूटेशन के चक्कर में पड़ा हुआ होता है, वहाँ पर n फैक्टोरियल वो समझ गया होता है, और एकदम से n-1 फैक्टोरियल उसे बहुत अच्छे से समझ नहीं आता। तो बच्चों चलो पहले इसको ज़रा हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि कैसे सर्कुलर परम्यूटेशन लीनियर परम्यूटेशन से लिंक होता है। तो बच्चों इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो। यहाँ पर सपोज मेरे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं सर्कल में, ए बी सी, एट रैंडम कैसे भी आप नंबरिंग कर सकते हो। तो देख भाई, अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ मैं ड्रॉ कर दूं, जैसे यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, और बच्चों यही लीनियर ले लो, ए बी सी। अब एक चीज आप समझना, फॉर ईच सर्कुलर अरेंजमेंट वी हैव suppose for three objects, for each circular arrangement we will have three different linear arrangements। वापस मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि ए बी सी, ये एक लीनियर अरेंजमेंट हुआ, देख पा रहे हो, ए बी सी। सपोज बी की पोजीशन पे ए आ गया, सी की पोजीशन पे बी आ गया, और यहां पर कौन आ गया, सी। तो बच्चों ये दोनों सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। सर किस तरीके से आप कह रहे हो, फर्क तो हो गया, सबने पोजीशन चेंज कर ली। बच्चों देखो, इट्स ऑल अबाउट रिलेटिव मूवमेंट, रिलेटिव टर्म इज देयर। रिलेटिव मतलब देखो, बी के लेफ्ट में ए था और बी के राइट में सी था, और यहां पर भी सेम सीन है, बी के लेफ्ट में ए है और बी के राइट में सी है, तो कुछ डिफरेंस हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर आप यहां पर एक पोजीशन मूव करोगे, ए को, ए यहां, बी यहां और सी यहां, तो ये देखो ये अलग अरेंजमेंट है। वापस से ध्यान से देखो, एक और मूवमेंट यहां देखो बच्चों पॉसिबल है। ए अब यहां की बजाय यहां आ जाए, बी यहां आ जाए और सी यहां आ जाए, और यहां पर बच्चों एक और मूवमेंट, तो बी यहां आ जाए, सी यहां आ जाए और ए यहां आ जाए। तो ये देखो, कॉरस्पॉन्डिंग टू एग्जैक्टली वन सर्कुलर अरेंजमेंट, सिर्फ एक ही अरेंजमेंट मैंने लिखा है। इन ऑल दीज थ्री केसेस वी हैव थ्री डिफरेंट लीनियर अरेंजमेंट। इसका मतलब ये हुआ भाई कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसके लीनियर अरेंजमेंट्स कितने होंगे। तो बच्चों n ऑब्जेक्ट्स के लीनियर अरेंजमेंट्स होंगे, लीनियर परम्यूटेशन या फिर अरेंजमेंट। मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूं फिलहाल n, तो n फैक्टोरियल, ये हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। और यहां से मैंने ये बताने की कोशिश की कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको अगर आप सर्कल में अरेंज करोगे, तो नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन, लेट इट बी x, सपोज सर्कुलर परम्यूटेशन x, सर्कुलर जितना भी हो परम्यूटेशन सपोज x, और बच्चों हर एक सर्कुलर अरेंजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग वी हैव n डिफरेंट लीनियर अरेंजमेंट्स। जैसे कि अगर तीन ऑब्जेक्ट सर्कल पर हैं, तो फॉर अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट ए बी सी, ये तीनों एक ही हैं, वी हैव थ्री डिफरेंट लीनियर अरेंजमेंट्स। तो बच्चों अगर तीन ऑब्जेक्ट के लिए तीन डिफरेंट लीनियर अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू n ऑब्जेक्ट्स, डोंट यू थिंक
we will have n different linear arrangements. तो बच्चों सर्कुलर परम्यूटेशन x है और हर एक सर्कुलर परम्यूटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग we have n different linear arrangements into n, and this is equal to what? Total number of linear permutations. So this is equal to n factorial. Hence x is equal to n factorial upon n. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां डिजाइन हुआ और इसी को सिंप्लीफाई करके बुक वगैरह में क्या लिखते हैं? n-1 फैक्टोरियल। बच्चों ये समझने का एक तरीका हुआ n-1 फैक्टोरियल कैसे काम कर रहा है। अगर कंफ्यूजन रहा हो तो वीडियो को वापस से रिवाइंड करके खुद से एग्जांपल्स वगैरह लेके समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे अगर तीन ऑब्जेक्ट्स हैं सर ए बी सी, इन तीनों की कुछ भी पोजीशन में कुछ भी चेंज कहीं नहीं है, ऑल थ्री मीन सेम, बट हियर ऑल थ्री मीन डिफरेंट। बच्चों अगर चार ऑब्जेक्ट हो जाएंगे ना सर्कल पे ए बी सी डी, यू विल गेट 4 different linear arrangements corresponding to one arrangement of circular permutation. सर्कल पर ऑब्जेक्ट को आप एक पोजीशन पर रखोगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपने चार ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं तो चार डिफरेंट लीनियर अरेंजमेंट्स मिलने वाले हैं। 5 होंगे तो 5 डिफरेंट लीनियर अरेंजमेंट्स, और n होंगे तो n डिफरेंट लीनियर अरेंजमेंट्स। तो बच्चों सर्कुलर परम्यूटेशन अगर x है तो एक पर्टिकुलर सर्कुलर परम्यूटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग वी विल हैव n डिफरेंट लीनियर अरेंजमेंट्स, तो इनटू n, एंड दैट इज इक्वल टू ऑल पॉसिबल लीनियर अरेंजमेंट्स व्हिच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। और बच्चों इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? n-1 फैक्टोरियल। तो ये बच्चों एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की मैंने कैसे ये फॉर्मूला काम कर रहा है, n-1 फैक्टोरियल कैसे आ रहा है। इसी सेम चीज को मैं दूसरे तरीके से अब समझाता हूं, सेम लॉजिक बच्चों। जैसे सपोज मेरे पास इस सर्कल में 4 चेयर्स पड़ी हैं, 1 2 3 4, और यहां 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट्स कॉल देम ए बी सी डी, ए बी सी डी। और बच्चों मुझे इन चारों को इन चारों चेयर्स पे बिठाना है, तो कितने तरीके से ये काम हो सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो बच्चों अगर आप सर्कुलर और लीनियर में फर्क समझोगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। देखो लीनियर में हर एक अरेंजमेंट यूनिक होता है अगर आप पोजीशन चेंज करोगे तो, लेकिन सर्कल में जैसे कि मैंने बताया ए बी सी डी, अगर ए यहां आ जाएगा, बी यहां, सी यहां, डी यहां, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक की पोजीशन दूसरे के रेस्पेक्ट में बदल नहीं रही है। चेयर्स आर आइडेंटिकल, चेयर्स में कोई फर्क नहीं है। और लोग अगर अगल बगल नहीं बदलेंगे, आजू बाजू के लोग नहीं बदलेंगे, तो आप कितना भी घूम लो चेयर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों रेफरेंस सेट करना पड़ेगा, और रेफरेंस सेट करना पड़ेगा तो किसी एक पर्सन को, किसी एक को आप उठा के पहले बैठा दो। अब जब किसी एक को उठा के बैठा सकते हैं सर, तो फिर कितने तरीके से बैठा पाएंगे? तो आंसर इज बच्चों 1, क्योंकि हम इस पे बैठाएं या इस पे बैठाएं या इस पे बैठाएं, इस पे बैठाएं, ऑल आर आइडेंटिकल, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर कंसेप्ट क्लियर करना हो, रिवॉल्विंग मान लो, चेयर कैसा है? रिवॉल्विंग, कहीं जाके बैठ जाना है। तो बच्चों एक पर्सन, सपोज मैंने सी को ही बैठा दिया, तो सी को बैठने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है। सी ने अपनी पोजीशन पकड़ ली। अब जब सी आके बैठ गया, अब आपको इसे लीनियर परम्यूटेशन की तरह ट्रीट करना है। तो अगर आप सर्कुलर परम्यूटेशन में बेहतर करना चाहते हैं तो हमेशा ये कोशिश करनी है आपको कि आप सर्कुलर परम्यूटेशन से बाहर निकल जाओ, कुछ ऐसा करो जिससे कि क्वेश्चन सर्कुलर से लीनियर में कन्वर्ट हो जाए। तो बच्चों ऑब्वियसली फिर हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा प्रॉब्लम को हैंडल करना। देखो सी यहां जैसे फिक्स हुआ, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? अब पोजीशन 3 है और 3 ऑब्जेक्ट्स भी हैं, कितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे बच्चों? 3 फैक्टोरियल। हेंस यूजिंग दिस लॉजिक कांट वी से दैट अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और उन n ऑब्जेक्ट्स को मुझे सर्कल पर अरेंज करना है, उन n ऑब्जेक्ट्स को मुझे सर्कल में अरेंज करना है,
तो फिर किसी एक ऑब्जेक्ट को पहले हम बिठाएंगे और उसको बिठाने का तरीका होगा एग्जैक्टली 1, और बचे हुए ऑब्जेक्ट्स को बचे हुए पोजीशंस पे बस आपको फिक्स करना है। तो बच्चों बचे हुए ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, सोचो जरा, n-1। उनको आपको लीनियरली ट्रीट करना है अब, क्योंकि अब कोई प्रॉब्लम है नहीं, सब कुछ लीनियर बन चुका। तो दैट काउंट विल बी n-1 फैक्टोरियल। तो होप बच्चों ये कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा कैसे ये n-1 फैक्टोरियल काम कर रहा है। क्योंकि सर सर्कल में जब हम पहले ऑब्जेक्ट को फिक्स करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए जो मेथड होता है दैट इज एग्जैक्टली 1। और इस वजह से बच्चों जब पहला ऑब्जेक्ट सेटल डाउन हो जाता है तो उसके रेस्पेक्ट में अब अरेंजमेंट्स होते हैं, और अब जो अरेंजमेंट्स होते हैं वो प्योरली लीनियर होते हैं। और जब लीनियर है तो हमारा आंसर बहुत सिंपल है सर, n ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट n फैक्टोरियल, बट हियर ऑब्जेक्ट्स आर ओनली n-1 आर लेफ्ट। इस वजह से आंसर यहां होता है n-1 फैक्टोरियल। फिर सोचो, एक हो सकता है आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आए कि सर सर्कल पे तो 4 लोग हैं, उन्हें नहीं 4 को अरेंज करना है। बच्चों देखो, किसी एक को आप फिक्स समझो, कोई एक मूव नहीं करेगा, सपोज सी मूव नहीं करेगा, तब इन तीनों को आपको अरेंज करना है। अगर सी भी मूव करने लगेगा तो मैंने आपको बताया फॉर अ पर्टिकुलर सर्कुलर अरेंजमेंट, एक जो अरेंजमेंट है जैसे सी डी ए बी, वी हैव 4 डिफरेंट लीनियर परम्यूटेशंस और अरेंजमेंट, 4 डिफरेंट अरेंजमेंट्स। तो अल्टीमेटली बच्चों ये फॉर्मूला भी आप ध्यान से समझ जाइएगा तो आपका काम हो जाएगा सर्कुलर परम्यूटेशन का काउंट इनटू कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि एक सर्कुलर परम्यूटेशन n डिफरेंट लीनियर अरेंजमेंट्स प्रोड्यूस करता है। तो सर्कुलर परम्यूटेशन इनटू n डिफरेंट लीनियर अरेंजमेंट्स विच इज इक्वल टू टोटल पॉसिबल लीनियर अरेंजमेंट्स n फैक्टोरियल। और इसको सॉल्व किया बच्चों तो काम हो गया। तो ये जो पहला टॉपिक था बच्चों जिसमें मैंने कोशिश की कि मैं आपको ये अच्छे से बता दूं कि अगर हम n ऑब्जेक्ट्स को सर्कल पे अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका आंसर होता है n-1 फैक्टोरियल। अब बच्चों कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स होंगे जिसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैटर करेगा। जैसे कि अगर आप सर्कुलर टेबल में बच्चों को बिठाते हो तो उसमें क्लॉकवाइज अलग सेंस होगा और एंटी क्लॉकवाइज अलग सेंस होगा। लेकिन नेकलेस के केस में आप एग्जाम्पल के लिए एक रिंग ले लेना और उसमें 3 डिफरेंट आप मोतियों को सजा के देखना। आप ध्यान देना, अगर लेफ्ट में ब्लैक है और राइट में वाइट है और बीच में चलो ब्लू है, तो आप उस नेकलेस को जैसे टर्न करोगे यार, लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, बिना चेंज करे। आपने मोती का अरेंजमेंट नहीं बदला, लेकिन फिर भी आप नोटिस करोगे जो नेकलेस है उसका मीनिंग बदल रहा है। तो क्या आप उसको 2 काउंट करोगे, एक ही काउंट करोगे? तो ऑब्वियसली हम इसको एक ही काउंट करेंगे, हम उसको 2 तो काउंट नहीं करेंगे, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन यही चीज अगर आप सर्कल में 3 लोगों को बिठा के सोचोगे, जैसे ए सपोज करो एक टेबल पर, बी उसके राइट में और सी उसके लेफ्ट में, तो अगर बी को उसके लेफ्ट में आना है और सी को उसके राइट में जाना है, एक के राइट में, तो फिर बी और सी को अपनी पोजीशन स्वैप करनी पड़ेगी। कोई दूसरा तीसरा उपाय नहीं है, ये कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे कि बी सी की जगह पे चला जाए, सी बी की जगह पे चला जाए विद रिस्पेक्ट टू ए। लेकिन बच्चों नेकलेस के केस में, गार्लैंड केस में, इसमें व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आप नेकलेस को सामने से देखोगे, मैं एक व्यू ले सकता हूं ना उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से और दूसरा व्यू ले सकता हूं उसको टर्न करके, तो दोनों साइड से अलग अलग व्यू मिलेगा। लेकिन क्या अलग अलग अरेंजमेंट है क्या? नो सर, नॉट एट ऑल, अरेंजमेंट तो एक ही है। तो बच्चों जिस चीज को भी आप हाथ में ले करके 2 डायमेंशनल व्यू ले सकते हो, सामने से भी देख सकते हो और उसको घुमा के भी देख सकते हो, उन सब का आंसर क्या होता है? n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, क्योंकि वहां पर एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज में कोई डिफरेंस नहीं होता है। बट जिन सर्कुलर अरेंजमेंट्स में ये 2 डायमेंशनल व्यू पॉसिबल नहीं है, मतलब हम उनको एक तरीके से ही देख सकते हैं। जैसे सर्कल पर अगर बच्चों को आप बिठाओगे तो आप टॉप से ही बस उसको देख सकते हो और बॉटम से हम उनको नहीं देख सकते। मतलब हमेशा सर्कल के परपेंडिकुलर आप कह सकते हो, आपको प्लेन सर्कल के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उससे आपको देखना है। जैसे अगर ये सर्कल है, अगर मैं इसको सर्कल बनाता हूं बच्चों, तो हम यहां से देखने की कोशिश करेंगे फ्रंट,
क्लियर है? तो अगर आप जमीन में समझने की कोशिश कर रहे हो तो फिर टॉप व्यू विल बी द ओनली वन व्यू। और नेकलेस के केस में या फिर गार्लैंड केस में जो भी केसेस पॉसिबल है बच्चों, जिसमें आप हाथ में लेके उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को घुमा के देख सकते हो, उस सभी क्वेश्चन का आंसर क्या है? n-1 फैक्टोरियल बाय 2 से डिवाइड कर लीजिएगा। तो बच्चों इन दिस वे बहुत बेसिक चीज अब तक मैंने आपको बताई सर्कुलर परम्यूटेशन में, और यही सारी चीजें सब लोग पढ़ाते हैं, तो इस वजह से ये तो मुझे पढ़ाना ही था। n-1 फैक्टोरियल मैंने एक्सप्लेन कर दिया और n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये ध्यान रहे, नेकलेस में, गार्लैंड में, वॉट एवर में बी द केस, ये सारे केसेस जो मैंने पढ़ाए हैं, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है, वो सब कुछ एप्लीकेबल है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए। इसमें एक भी ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। आप अगर मोती ले रहे हो तो डिस्टिंक्ट मोती जो है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, या तो कलर में डिफरेंस हो, या तो साइज में डिफरेंस हो, या तो डिजाइन में डिफरेंस हो। आइडेंटिकल मोती अलाउड नहीं है। गार्लैंड भी बनाओगे, जो फूलों की माला बनेगी उसमें जो फूल होंगे वो आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए। ऑल फ्लावर्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंस होना चाहिए हर एक फ्लावर के बीच में, तो ही ये सारा कुछ वैलिड है। अगर चीज़ें आइडेंटिकल हो गई तो फिर कहानी बिल्कुल अलग हो जाएगी। वो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के केस में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों ये फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। अब बच्चों सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कैसे हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, बट अब हम n को मतलब टोटल जो मेरे पास ऑब्जेक्ट हैं उन सबको मैं सर्कल पे ले जाकर अरेंज नहीं करूँगा। उसमें से मैं r को ही सेलेक्ट करूँगा और उस r ऑब्जेक्ट को ही मैं सर्कल पर अरेंज करूँगा। ये मेरा सेकेंड पार्ट है आज का। तो बच्चों मैं बस एक लाइन फॉर्मूला लिख लेता हूं, फिर मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूं। बहुत सिंपल है। तो टोटल मेरे पास बच्चों होंगे ऑब्जेक्ट्स n। इसमें से मुझे कितना सेलेक्ट करना है? सेलेक्ट r फॉर सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन, ये देखो इस सर्कल पर अब सिर्फ और सिर्फ r ऑब्जेक्ट्स ही आने हैं। सपोज 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये r, बस आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चों एकदम सिंपल लीनियर परम्यूटेशन की तरह ही सोचिए पहले तो स्टेप 1 क्या होगा बच्चों? हम इस n में से r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसका सर्कल से कोई लेना देना नहीं होगा। तो सेलेक्ट r ऑब्जेक्ट्स, तो इसका आंसर होना है बच्चों NCR, दैट्स इट। नेक्स्ट स्टेप 2 बच्चों, वंस यू हैव r ऑब्जेक्ट्स इन योर हैंड जिसे सर्कल पर अरेंज करना है, तो उसे आप सिंपली क्या लिख सकते हो? r-1 फैक्टोरियल। तो अरेंज r ऑब्जेक्ट्स, आर डिस्टिंक्ट, ये याद रखिएगा हमेशा, आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन सर्कल। क्या होगा? r-1 फैक्टोरियल। सर्कल की बात आते ही जो भी काउंट होगा उससे एक कम, तो r-1 फैक्टोरियल। हेंस इन दोनों को अगर क्लब करें बच्चों तो देयरफॉर इस पर्टिकुलर थ्योरी का आंसर क्या होना है? NCR इंटू r-1 फैक्टोरियल। ये बच्चों मैंने तो आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बताया। समटाइम्स बुक में इसी फॉर्मूले को लिखा हुआ मिलेगा आपको, यहां लिख देता हूं मैं NPR अपॉन R, NPR अपॉन R। तो चलो ये मैंने अपना फॉर्मूला तो आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये भी चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं यार ये कैसे काम कर रहा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है लेट द टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन बी x, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था। चलो वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन, टोटल सर्कुलर परम्यूटेशन बी x। और मैंने बताया था ना बच्चों, हर एक सर्कुलर परम्यूटेशन एक पर्टिकुलर सर्कुलर अरेंजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग वी हैव, अगर मेरे पास r ऑब्जेक्ट्स हैं तो वी हैव r डिस्टिंक्ट लीनियर अरेंजमेंट्स। तो अगर आपके पास x सर्कुलर परम्यूटेशंस हैं
तो लीनियर कितने हो जाएंगे, लीनियर हो जाएंगे बच्चों x इंटू ऑब्जेक्ट काउंट r। और ऑब्वियसली यार x इंटू आर का मतलब आपके पास ऑब्जेक्ट्स कितने थे, n, और n में से कितना आपको अरेंज करना था। अगर लीनियरली आप अरेंज करते तो आप लिखते NPR। तो इन दिस वे हमें तो सर्कुलर परम्यूटेशन का काउंट चाहिए, तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे, NPR अपॉन R। ये देख लो, तो ये बुक में ये फॉर्मूला आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और ये भी मैंने आपको बता दिया कैसे काम कर रहा है। इसमें एक और आप चेंज ये कर सकते हो कि अगर यही सेम केस गार्लैंड के केस में होगा, नेकलेस के केस में होगा, तो काउंट कितना हो जाना है, अपॉन 2। तो बच्चों जब भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैटर करेगा तो फिर n-1 फैक्टोरियल, और मैटर नहीं करेगा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऑल मीन सेम, डजंट मेक एनी डिफरेंस, तो फिर आंसर होना है n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों इस सर्कुलर परम्यूटेशन की थियरी यहाँ खत्म हो गई। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, एंड वंस वी डिस्कस द क्वेश्चन, इसके ठीक सेकेंड पार्ट वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे हम गैप से अगर कुछ एलिमेंट्स हमें पिक करने होंगे तो फिर कैसे कर पाएंगे। मीन्स वी वॉन्ट टू सेलेक्ट few objects out of a circle which consists of an object such that no two objects are consecutive। तो उस पर हमारा डिस्कशन होगा। तो चलो बच्चों अब कुछ बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन के ऊपर। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से कीजिएगा और अगर कुछ भी दिक्कत लगे तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर क्वेश्चन आंसर सेशन में बच्चों।